मॉर्निंग एवरीवन, होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आप जो आज वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे वो सेकेंड सेम में, बी फॉर्म सेकेंड सेम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है BP 202T, उसका स्टार्टिंग आप करेंगे। जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड देन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये आपका पहले यूनिट में। देन दूसरे यूनिट में आपका एल्कीन एंड कंजुगेटेड डाइन्स है। देन थर्ड में आपका अल्कोहल्स है। फोर्थ में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नहीं, फोर्थ में आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग है। फिफ्थ में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक आपका एमीन्स है। तो ये 5 यूनिट है जिसको पढ़ना है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज से। आपका जो BP 202T है, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक जनरल। आपका जो थोड़ा सा डिस्कशन है, जनरल जो इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, क्यों बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले क्या डेफिनेशन था, अब क्या डेफिनेशंस हैं, उनको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, और उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। कोई कंपाउंड स्ट्रक्चर दे दिएगा तो उसका हम नाम क्या देंगे, ये आज हम देखेंगे आज के वीडियो में। ओके, स्टार्टिंग करते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, पहले का डेफिनेशन मीन्स टिल अर्ली 19th सेंचुरी तक, 1820 तक के आसपास, उस समय तक ये माना जाता था कि जो भी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक, या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रेमनेंट्स हैं, उनसे जो कंपाउंड ऑब्टेन की जाती है, उन सारे कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्योंकि उसके पहले मतलब उसके बाद उस समय तक लैब में कुछ ये सब चीज़ें बनाई नहीं जाती थी, तो इसलिए वो डेफिनेशन दे दिया गया। और इसके पीछे रीज़न दिया गया था, बर्जेलियस और होलर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया क्यों ऐसा ही होता है, लिविंग में ही क्यों बनता है, नॉन लिविंग में क्यों नहीं बनता। तो इसके लिए उन्होंने एक आपका थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या बोला था, इस फोर्स के अनुसार एवरी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। इसी फोर्स के कारण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सिंथेसाइज होता है। सिंस लिविंग बीइंग में ये आपका फोर्स नहीं होता है, इसलिए ये आपके केमिकल कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके उनमें नहीं मिलते हैं, लिविंग बीइंग्स में नहीं मिलते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक में ही मिलते हैं। लेकिन 1828 में ओलर आपका कुछ आपका क्या नाम है लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बना रहे थे। वो सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को लेकर आपको बना रहे थे। उन्होंने सिल्वर आपका अमोनियम साइनेट बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने रिएक्ट भी कराया, आपका सिल्वर साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया और कंपाउंड आपको मिल गया था। लेकिन उन्होंने आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला, आपका उसको फिल्ट्रेट किया, इसको जो लिक्विड आपको मिला उसको रखा, उसको इवापोरेट किया। इवापोरेट करने के बाद जो उनको सॉलिड मिला, तो वो सोचे थे कि आपका अमोनियम और साइनाइड ये कंबाइन करके मिलेगा, अमोनियम साइनाइड मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने इसको हीट किया, जब आपका लिक्विड पोर्शन मिला वाटर, उसको हीट किया, इवापोरेट किया, इवापोरेट करने के बाद जो कंपाउंड आपका बना, वो कंपाउंड ये था, और ये आपका यूरिया, ये यूरिया है। और ये कंपाउंड जो आपका यूरिया है, मतलब जो कंपाउंड मिला उसकी सिमिलरिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब देखा तो यूरिया की तरह मिल रही थी। और उस समय तक यूरिया ह्यूमन यूरिन से मिलती थी, ह्यूमन यूरिन में आपका यूरिया को पाया गया था, उससे आपको ये देखा गया था। यहाँ से फिर आपका कॉन्सेप्ट है, नहीं, हम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके पहले सिर्फ कि और आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जो कंपाउंड पाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लिविंग से आपका क्या नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में। ये मान के वो चले थे। इन्होंने जब रिएक्शन कराया तो आपका पहला कंपाउंड था यूरिया मिला। इसके बाद से बहुत सारे और कंपाउंड सिंथेसाइज किए। देन उसके बाद उन कंपाउंड की आपकी स्टडी की गई, देखा गया क्या केमिकल कंपोजिशन है, किस चीज़ का मेनली बना हुआ है। तब यहाँ से आपका क्या नाम है कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो ऑब्टेन्ड होते हैं, वो आप प्लांट से, एनिमल से, या हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, वो आता है आपका कार्बन। यहाँ से देन आपका डेफिनेशन चेंज हुआ और कंपाउंड जो आप नया डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसको लेवोसियर ने दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बन उसके डेरिवेटिव जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्साइड CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, आपका क्या नाम है CO3 कार्बोनेट जो होता है, या बाइकार्बोनेट जो होता है, ये सब आपके नहीं होते, इनको हम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं मानते।
तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन लेवोसियर ने दिया था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट आपका दिस, उन्हीं को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था वो था यूरिया इन लैब। किसने किया था? होलर ने किया था 1828 में। एक चीज़ और आप जान लीजिए, कोल्बे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एसिटिक एसिड को CH3COH को फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स को लेकर उन्होंने लैब में एसिटिक एसिड को सबसे पहली बार सिंथेसाइज किया था कोल्बे ने। तो ये जनरल नॉलेज आपके लिए आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा ऑर्गेनिक था जिसको सिंथेसाइज किया गया था, किसने किया था, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनेशन क्या चेंज हुई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये आपका बर्जेलियस ने दिया था, होलर ने प्रपोज किया था। और इनके अनुसार आपका है कि एक ऐसा फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। ये था 1828 से पहले, जब लेवोसियर ने आपका मतलब जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज नहीं किया गया था, सिर्फ हमें और आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता था, तब ये आपका उस समय का डेफिनेशन था। अब डेफिनेशन आपका टोटली चेंज हो गया। अब देखेंगे इसकी हम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन है। तो ब्रॉडली दो क्लास में क्लासिफाई होता है, ए साइक्लिक या ओपन चेन इसको बोलते हैं। ए मतलब विदाउट साइकिल, दो साइकिल नहीं है। ओपन चेन हो, वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, या फिर आपकी इस तरह की ब्रांचिंग, मतलब ऐसा आपका हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन हो गया, एन ब्यूटेन हो गया, या फिर आपका CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ब्रांचिंग यहाँ पर हो गया आपकी 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसको बोलते हैं हम ए साइक्लिक या फिर आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, डिपेंडिंग कि कार्बन कार्बन के बीच में आपका जो बॉन्ड है क्या वो सिंगल बॉन्ड है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एल्केन जितने हैं, मतलब आपका क्या नाम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो आपका होता है, जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया एन ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। एग्जाम्पल एल्कीन। अनसैचुरेटेड अब दो तरह के होते हैं एक्चुअल में, डिपेंडिंग कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका एल्काइन हो गया, इसको बोलते हैं। एल्कीन आपका हो गया डबल बॉन्ड और एल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन होता है, तो कार्बन के बीच में क्या डबल, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आपका होना चाहिए। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में जैसे आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो आपका इथाइन होता है, ये तीन बॉन्ड आपका क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम एल्काइन। इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपके आते हैं ए साइक्लिक या आपका ओपन चेन कंपाउंड में, आपके एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक, तो ये पहला क्लासिफिकेशन है आपका ए साइक्लिक या ओपन चेन। दूसरा आपका साइक्लिक या क्लोज या फिर आपका रिंग। साइकिल होते हैं, मतलब जैसे आपका ये रहे कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ठीक, इनके बीच में ये दो आपका जैसे ये डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहेगा, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, या फिर आपका कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, आपका ये डबल बॉन्ड ऐसे रहे, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक आपका। अब ये साइक्लिक दो तरह के कि जो रिंग आपको बना रहे हैं, रिंग बनाने में जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, क्या वो एटम सारे सेम हैं या डिफरेंट है। सेम रहेंगे तो होमो मतलब सिमिलर, होमोसाइक्लिक, या उसी को बोलते हैं आपका कार्बोसाइक्लिक। जैसे ये आपका है 1 2 ये 6 के 6 आपके कार्बन प्रेजेंट है इस रिंग में, ये सब के सब क्या है 6 के 6 आपके कार्बन है, तो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो कम से कम एक रिंग एटम, मतलब जो रिंग बनाने के लिए एटम जितने इन्वॉल्व हैं उनमें से कम एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ये 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन एक क्या आपका नाइट्रोजन आ गया, पायरोल इसका एग्जाम्पल। तो ये होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। ये फर्दर आपका अलग अलग दो क्लास में डिवाइड होते हैं। जैसे आपका कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक को आपका क्लासीफाई किया जाता है
एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। एरोमेटिक आपको मालूम है, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए आपका पढ़ा होगा आपने, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक शो करती है उसके लिए पहला कंडीशन होता है कि कंपाउंड साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा कंपाउंड आपका कि सब के सब क्या होता है, जितने भी साइकिल बनाने में एटम्स इन्वॉल्व हैं वो सब के सब sp2 होने चाहिए या फिर आपके प्लेनर होना चाहिए। तीसरा आपका होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर आपका रिंग के अंदर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज कर रहा होगा, फिक्स पोजीशन उनकी नहीं होती है। एंड फोर्थ एंड सबसे मोस्ट आपका होता है हक्कल्स रूल। इसके अनुसार 4n+2 = 2 पाई, वेयर n के आंसर 0, 1, 2, 3 होल नंबर आपका आना चाहिए। ये 4 कंडीशंस जो भी कंपाउंड फुलफिल करते हैं उन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं कि दिस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। तो ही आपके कार्बोसाइक्लिक 2 क्लास में क्लासिफाई होते हैं, एरोमेटिक या फिर आपका एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक जो आपका होता है, अगेन इसमें एरोमेटिक 2 क्लास में होता है, डिपेंडिंग कि वो एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग के कारण है, मतलब बेंजीन कंटेनिंग है, या फिर कोई दूसरा आपका कंपाउंड बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिसिटी शो करती है। तो बेंजीनोइड एंड बेंजीन, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग आपका प्रेजेंट नहीं होता। देन एलिसाइक्लिक, एली मतलब एलिफेटिक, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और साइकिल होगा। जैसे आपका जितने भी साइक्लो एल्केन, एग्जाम्पल इसके आते हैं आपके साइक्लो एल्केन जितने होते हैं इस सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका कार्बन 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 एंड कार्बन, ये चीज़ आपकी होती है। तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये आपका हो गया एलिसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेन। देन उसी तरह हेट्रोसाइक्लिक आपका होता है एरोमेटिक एंड आपका एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक आपका सेम चीज़ वही होगा, एरोमेटिसिटी शो करती है। नॉन एलिसाइक्लिक एरोमेटिक शो नहीं करेगा लेकिन वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 2 कंपाउंड का एग्जांपल लिख रहा हूँ। कार्बन कार्बन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये पायरोल आपका, ये आपका एरोमेटिक होता है। उसी तरह आपका कार्बन 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 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, कोई डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोपायरोल। तो ये एलिसाइक्लिक है, मीन्स कार्बन सब जितने भी एटम्स रिंग बना रहे हैं सब के सब सिंगल बॉन्डेड है। इसमें ऐसा नहीं है, आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, sp2 है, एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ये एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। यही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। डिटेल और एग्जाम्पल के साथ आपको नोट्स में जो आपके वीडियो पर अपलोड होगा उसके साथ आपको नोट्स में पूरा डिटेल आपका मिलेगा। देन आप देखेंगे इसके बाद कैसे नोमेनक्लेचर हम करते हैं इन कंपाउंड्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग, नाम देना। कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसीलिए उसी चीज़ प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम होता है, एक कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, और दूसरा IUPAC नेम। कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम होता है ना, ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी ओरिजिन पर, कहाँ मिलते हैं, उनका नेचर क्या है, इन 3-4 चीज़ों पर ये ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो आपका है सबसे पहले जो आपका या खोजा गया था या डिस्कवर हुआ था उस सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन आपका क्या नाम है, जो ऑरेंज होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर ये मिलता है, तो ये नाम सिट्रिक एसिड वहाँ से आ गया। जैसे यूरिया कहाँ मिलता है, हमारी ह्यूमन यूरिन या जितने भी आपके लिविंग बीइंग का ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासकर मैमल्स, उनकी यूरिन में निकलता है आपका यूरिया, तो ये नाम वहाँ से आएगा। जैसे मीथेन है CH4, इसको हम मार्स गैस से बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले या लार्ज अमाउंट में मिलता है मार्सी प्लेसेस में। उसी तरह आपका है अल्कोहल, जो इथेनॉल है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं ग्रेन से, वीट बाजरा ये सब से हम ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। सबसे दूसरा नाम आपका जैसे फॉर्मिक एसिड, जो SCOOH है, ये एक्चुअल में जो लाल चींटी होती है, रेड आंट, वहाँ से सबसे पहले ये क्या होता है आपका आइसोलेट किया गया था, और रेड आंट को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है फॉर्मिका बोला जाता है। तो इस वर्ड से आपका फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन है। तो कॉमन नेम जो आपका बेसिस है, कोई आपका रूल रेगुलेशंस नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, क्या है, सॉल्बिलिटी क्या, ये सब चीज़ देखी जाती है। उसकी क्या नाम है, ओरिजिन कहाँ पर सबसे पहले उसको पाया गया था, खोजा गया था, या उसकी नेचर क्या है, उन सब के ऊपर डिपेंड आपका कॉमन नेम। लेकिन ये कॉमन नेम हमारे के लिए नहीं कर सकते हैं। ये जब शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवर की गई थी, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब स्टडी हुआ था, स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो उस केस में ये कॉमन नेम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बढ़ते गए तो उनको कॉमन नेम से याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या आइसोलेट करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कंपाउंड है। तो कितने कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो एक ही जगह से मिलते हैं, जैसे आपका साइट्रस फ्रूट से और भी दूसरे एसिड्स मिलते हैं, तब उनको हम किस नाम से जानेंगे। इसलिए अब उसको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको नाम देने के लिए आपका यूनियन है, आपका क्या नाम है, कमिटी है, इसका फुल फॉर्म आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। ये एक ऐसा यूनियन है, ऐसा आपकी संस्था है जिसका मेन काम ही होता है जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कवर किए जाएंगे या आपके सिंथेसाइज किए जाएंगे लैब में, उनको नेमिंग कैसे करना है, कैसे उनका नाम देना है। तो इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये आपका नाम आता है। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं या हम और आपका क्या नाम है नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, उनको इस रूल के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, हम उसका नाम देते हैं। ठीक, अब देखेंगे रूल्स किस आईपीएक। अब देखेंगे आईपीएक नोमेनक्लेचर मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नेमिंग करते हैं, केमिकल नेम हम देते हैं ताकि हम एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे से हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें, नाम से हम उनका इजीली स्ट्रक्चर बना सकें, या स्ट्रक्चर से इजीली उनको नाम में लिख के हम डिफ्रेंशिएट करें। उसी चीज़ को बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसको एक्सेप्ट किया गया है उसी के अनुसार आपका कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं, उसमें 3 पोर्शन होता है, या 3 चीज़ को मिलाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम देते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ये 3 मिलाने के बाद तब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करते हैं या तब उसका नाम आपका दिया जाता है। अब एक एक करके देखेंगे। वर्ड रूट, इसी को पेरेंट चेन या इसी को बेस नेम बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितने एक लॉन्गेस्ट चेन में, वो चेन आइदर आपका स्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है या साइक्लिक, एक लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये चीज़ हमें मालूम चलता है वर्ड रूट से। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक, और इट में भी स्ट्रेट, ब्रांच या साइकिल। और उसको हम कैसे हम नाम देंगे, अगर एक कार्बन रहेगा तो हम मिथ लिखते हैं, 2 तो इथ, ये लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, और वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं वो चीज़ है। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें होता है आपका जो आईपीएक नोमेनक्लेचर करते हैं कि हमें मालूम करना रहता है कि वर्ड रूट क्या है या पेरेंट्स क्या है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे मैक्सिमम हो, और वो चेन आपकी स्ट्रेट, ब्रांच या साइक्लिक तीनों में से आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके अनुसार तब हम ये नाम देते हैं मिथ, इथ, प्रोप, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये देते हैं डिपेंडिंग कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में आपके प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी आपको बताता है कि सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट, सैचुरेशन रहेगा तो हमेशा ए एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल आपका है CH3 CH2 CH2 CH3, तो सब कार्बन के बीच में क्या आपके क्या नाम है सिंगल बॉन्ड है। कितने, 1 2 3 4, तो 4 के लिए आपको बताएं क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद हम जोड़ेंगे सिंगल, सबके सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जोड़ दीजिए आपका कंपाउंड बन गया ब्यूटेन। तो ऐसे ही होता है। उसी तरह अगर सपोज यहाँ मान लो आपको ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगेन वो 1 2 3 4, तो 4 है तो
ब्यूट, प्लस एक डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको इन मानते हैं, ENE, और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 पोजीशन पर है तो 2 इन, तो ये लिखेंगे ब्यूट 2 इन लिखिए या 2 ब्यूटीन लिखिए, तो इन डबल बॉन्ड का। तो इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम वाइन लिखते हैं। तो ये आपका होता है प्राइमरी सफिक्स। हमेशा प्राइमरी सफिक्स जो है हमेशा सेचुरेशन अनसेचुरेशन, ये फंक्शनल ग्रुप से पहले हमें लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप बाद हम इसको नहीं लिखते। दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि किस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे इसमें आपका नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स है, इन लिख दिए, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। वहीं अगर सपोज मान लो इस कंपाउंड में आपका जैसे यहाँ OH रहता है, देन नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4, तो 4 का हो गया ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है ANE, OH है तो OH का हम क्या लिखते हैं, आपका OH का OL लिखते हैं, तो OH का हम रिप्रेजेंट करते हैं OL। आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं टेबल एक बना दूंगा, नोट्स में भी आपको टेबल रहेगा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स में है रहेगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में रहता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्डिंग यूज़ करते हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो OH आपका है और कोई दूसरा नहीं है तो OH उसको O लिखते हैं। कंबाइन कीजिए, ये EO दो वोवेल्स हैं तो एक साथ आपका E हट जाता है, तो ब्यूटेन हो गया, E हट गया OL, ब्यूटेनॉल। तो ऐसे लिखते हैं। तो ये होता है आपका क्या नाम है, सेकेंडरी सफिक्स। OL जो अब इसे निकालेंगे तो OL आपको बताता है कि सफिक्स है, सेकेंडरी OH ग्रुप है। AN मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ब्यूट मतलब आपके 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो हमेशा देखिए इसमें सेकेंडरी OL लिखिए, हमेशा एन के बाद लिखें, प्राइमरी के बाद लिखते हैं। हम कभी ऐसा ब्यूट ऑल एन नहीं लिखते हैं, हम ब्यूटेनॉल लिखते हैं। तो हमेशा प्राइमरी सफिक्स पहले आता है, ये बताता है कि आपका बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। एंड देन उसके बाद जो दूसरा आपका सफिक्स होता है ये बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो चीज़ ये दो आपको बताते हैं। तो ये आपके होते हैं सफिक्स। लास्ट आपका जो होता है, जो नाम आपका किसी भी आईपीक नेम होता है वो होता है प्रीफिक्स। ये हमेशा वर्ड रूट या पेरेंट चुन होता है उसके पहले हम लिखते हैं। ये दो चीज़ हमें बताती है, एक कोई सबस्टेंट ब्रांच या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सबस्टेंट हो, सबस्टेंट आपका फ्लोरो क्लोरो मिथाइल कुछ भी हो सकता है, ब्रांचिंग है कि नहीं, किस पोजीशन पे ब्रांचिंग है। उसके अलावा सफिक्स के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को भी हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन सा ग्रुप हम प्रीफिक्स में करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा सफिक्स में करेंगे, ये आपको लास्ट में जब आपका एक एक करके बताऊंगा तो प्रायोरिटी टेबल आपको लिखूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप लिखेंगे पहले होगा। 2 से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो किसको हम सफिक्स में लिखेंगे, किसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, कहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। जब मैं आपको कंपाउंड एक एक करके समझाऊंगा, रूल्स बताऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। अभी ये समझिए सफिक्स के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अगर कंपाउंड में, तो उन सबको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। उसके अलावा कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या कुछ दूसरे प्रेजेंट हो, उनको भी हम लिखते हैं प्रीफिक्स में आपके। एंड देन ब्रांचिंग किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये 3 चीज़ आपको हमें प्रीफिक्स से पता चलती है। अगर ये भी 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हम सब उसी केस में यूज़ करते हैं जब आपका कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होता है, तब उस केस में हम यूज़ करते हैं और इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम साइक्लो। जैसे ये है तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। लेकिन इसको हम लिखेंगे क्या नाम है, इसके पहले हम वर्ड लिखते हैं साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपेन। तो ये सिर्फ हम प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है ये सिर्फ हम लिखते हैं जब कंपाउंड आपका साइक्लिक होता है तभी हम ये लिखते हैं, नहीं तो इसको हम नहीं लिखते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी सफिक्स आपका प्रीफिक्स होता है, सेम आपका सब्सटेंस कोई प्रेजेंट हो, ब्रांचेस प्रेजेंट हो या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस चीज़ को डोनेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम इसको लिखते हैं आपका। तो यही आपका क्या नाम है, आईपीक नेम है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ होती है, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। फिर से सुन लीजिए, वर्ड रूट हमें बताता है, इसी को पेरेंट चेन से भी बोलते हैं, ये बताता है कि आपका दिए हुए कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग आपका कौन सा है, चेन ऐसा जो लॉन्गेस्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपका प्रेजेंट रहता है, वो बताता है। सफिक्स हमें 2 तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। 2 इन्फॉर्मेशन देती है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, पहली चीज़ तो होता है प्राइमरी सफिक्स।
दूसरा कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। जैसे OH अल्कोहल प्रेजेंट हो तो OL से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, CH ग्रुप रहता है तो उसको OIC एसिड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है सफिक्स। देन आपका प्रीफिक्स वर्ड रूट से हम पहले लिखते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी हम उसी केस में यूज करते हैं, उस केस में जब कंपाउंड आपका साइक्लिक होता है तभी यूज करते हैं, नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते। सेकेंडरी हमें प्राइमरी सफिक्स के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स में। कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो, किस पोजीशन पर प्रेजेंट हो, वो हमें बताते हैं, हम प्रीफिक्स से बताते हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके तब हमें बनता है आपका आईपीएक नोमेनक्लेचर होती है, तब आईपीएक नेम आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिखी जाती है। ये कभी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊंगा एंड देन रूल्स आपको बताऊंगा, 10-12 रूल्स में जनरल रूल आपको बताऊंगा जो आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं। एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ब्रांचिंग है, स्ट्रेट चेन है, उस केस के लिए हम कंबाइन करके आपको रूल्स बनाए हैं। जो आपका अबाउट 14-15 रूल्स हैं, वो सब पर आपको अप्लाई हो जाती है। तो उसको फॉलो करके आप कोई भी दिए हुए कंपाउंड की इजीली आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लास्ट आप देखिए जो आईपीएक नोमेनक्लेचर में है, जैसे कंपाउंड मैंने लिखा है CH3 CH2 है, CH CH3 CH2 CH CH3। तो पेरेंट चेन सबसे पहला हमें काम क्या होता है इसमें, पेरेंट चेन निकालना। वो पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच कुछ भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट आपके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होना चाहिए उस चेन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। कहीं से भी आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जा रहे। तो मैक्सिमम 7 आ रहा है, तो इस जो पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन है इस केस में इसको मानेंगे पेरेंट चेन। उसके अलावा आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में देखिए बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका सेचुरेशन, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन निकालना, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें मैक्सिमम हो निकाल लिया। देन देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, वो सेचुरेशन बताती है आपका, वो हो गया प्राइमरी सफिक्स। देन उसके बाद देखिए फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप एक OH है, एक ब्रोमीन है, तो OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये सफिक्स में लिखेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये क्या हो गया, प्राइमरी तो हो गया जो सेचुरेशन हो गया, तो ये आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा। ये OH हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। देन अब चीज़ बच गई क्या चीज़, ब्रोमीन एंड मिथाइल ग्रुप। तो ये दोनों आपके प्रीफिक्स में आते हैं, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स में, क्योंकि अभी जैसे बताया प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में सिर्फ हम लिखते हैं जब आपका कंपाउंड साइक्लिक होता है तब हम लिखते हैं, और प्रीफिक्स लिखते हैं साइक्लो। बाकी जो भी चीज़ रहेगी उसको हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो ब्रोमीन भी है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, मिथाइल भी आपका लोकेंट या ब्रांच आपके रूप में प्रेजेंट है, ये भी आपका हो गया सेकेंडरी आपका प्रीफिक्स। तो ये सब मिला के तब आपका बनता है। तो वही देखिए वर्ड रूट या पेरेंट चेन, ये स्ट्रेट चेन हो गया, OH सेकेंडरी सफिक्स हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेशन है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, OH सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ब्रोमीन मिथाइल ग्रुप सिंस स्ट्रेट चेन है आपका, कुछ साइक्लिक नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। ब्रोमीन है, मिथाइल है, तो ये आपके क्या हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये आपकी जुड़ जाती है। तो यही आपका है आईपीएक नोमेनक्लेचर, ठीक। तो इसी तरह किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करना रहता है, इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। हर एक कंपाउंड के, हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना अलग अलग रूल्स होता है उसको निकालने के लिए, कैलकुलेट मतलब कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए कि एल्कीन के कुछ और होगा, एल्कीन के कुछ और होगा, एल्काइन का कुछ और होगा, सबके लिए अपना अलग अलग होता है। तब एक एक करके कंपाउंड आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर वो रूल्स आपको एक एक करके समझाते जाऊँगा। यहाँ फिर आपको जब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ों में वहाँ पर आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको करते हैं, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड नहीं है, एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कंजुगेटेड डाइन है, एल्काइल हैलाइड्स हैं, फिर आपका क्या नाम है अल्कोहल्स हैं, आपके एरोमेटिक ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्फेटिक एमीन्स है, कार्बोनिक कंपाउंड है, वो सब आपके वो सब मिलेंगे। हालांकि मैंने जो इस आपके नोट्स में यहाँ पर आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें मैंने जनरल एक करके बनाया है 15-16 पॉइंट्स उसमें मैंने आपको बनाया है। आपको अगर समझ में नहीं आता तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जहाँ पर सिर्फ रूल्स है 15-16 जनरल रूल्स हैं, जो रूल अप्लाई करके हर एक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। वैसे हर एक अलग अलग, जैसे इसके बाद आपका कंपाउंड एल्केन हम शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं डालूंगा वो एल्केन्स का डालूंगा।
तो जब एल्केन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नाम है इसकी एल्केन कंपाउंड के कैसे हम आपका उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरह एल्कीन के केस में, देन एल्काइन के केस में, ऐसे वहाँ पर आपको बताते जाऊँगा तो आपको आसानी होगी। ओके, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइए। ये चीज़ ऐसा है, RPECNAM ऐसा है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से भी नेट से डाउनलोड कीजिए, बुक में देखिए आपको मिल जाएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कंसेप्ट है उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ये मैथ की तरह, जितना ज़्यादा मैथ आप बनाते हैं आपको उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लंबे टाइम तक याद रहते हैं। सेम चीज़ इसमें भी आपको, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, नोट्स चाहिए कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स जिस भी चैप्टर का चाहिए प्रोवाइड करेंगे। चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को अपने बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। कुछ भी आपको है इससे आपकी केमिस्ट्री जो बी फॉर्म में केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एनालिसिस हो, ऑर्गेनिक फर्स्ट सेम का इनऑर्गेनिक एनालिसिस, सेकेंड सेम का ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, थर्ड सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फोर्थ सेम का ऑर्गेनिक मेडिसिन केमिस्ट्री, फिफ्थ सेम का मेडिसिन केमिस्ट्री, सिक्स का भी फिर से मेडिसिन केमिस्ट्री। तो इतने सारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट में कुछ भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका नोट्स, किसी भी टॉपिक से आपको नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, आप कमेंट कीजिए, वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा मैं अपने इस चैनल पर। इस चैनल को लाइक कीजिए, हमेशा विजिट करते रहिए, देखते रहिए। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, हैव ए गुड डे, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहिए।